नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और इसके साथ बात होगी कॉफी के साथ चर्चा हॉट पॉलिटिक्स को लेकर। मेरे साथ मौजूद हैं अदिति नागर, हमारी पॉलिटिकल एडिटर, और साथ ही हमारे कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार जी। और जाहिर है कि आज की चर्चा के बीच थर्ड फेज को लेकर तो डिस्कशन करने ही वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे चरण में क्योंकि 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर 1331 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है और इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर दिग्गजों की साख दांव पर है। इस चरण में 10 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है तो 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की अग्नि परीक्षा भी है। तीसरे चरण में ही कर्नाटक की गुलबर्गा लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद चुनाव मैदान में है। अदिति करेक्ट करिएगा सीट का नाम जल्दी से। गुलबर्गा। 2 पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, कल्याण सिंह के बेटों की किस्मत का फैसला इसी चरण में होने वाला है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव, उनकी कर्मभूमि और उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैनपुरी से सियासी रण में मौजूद है। ये तो हो गई आज के थर्ड फेज को लेकर एक लेखा जोखा, एक क्रक्स, लेकिन इसके साथ साथ क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे, हॉट पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। और जाहिर बात है कि एक तरफ जहां पर बयान काफी निकलकर सामने आ रहे हैं, काउंटर अटैक लगातार हो रहे हैं। जरा कॉफी की चुस्कियां, क्योंकि आपको भी अदिति कॉफी बहुत पसंद है और अजय सर आपकी तो खैर फेवरेट है ही कॉफी। हालांकि जब शिफ्ट 5 बजे से लगी हो सुबह से तो कॉफी की जरूरत पड़ जाती है। कॉफी की जरूरत, आपको जागना हो, देर तक जागना हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको हॉट पॉलिटिक्स के साथ इस डिस्कशन में जगा के रखूं, आपको बिल्कुल ना सोने दूं। कोशिश करने की जरूरत नहीं है, नींद वैसे ही उड़ी जाग चुके हैं। नींद उड़ी मतदान का प्रतिशत जैसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप सारे पत्रकारों की नींद अब जो है वो गायब हो रही है। अब सबको पता है कि काम करने का वक्त आ गया। मतलब चुनाव एक्साइटिंग हो गया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि परसेंटेज बढ़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत में मतदान हो, चुनाव हो और लोकतंत्र के इस महापर्व में इंटरेस्टिंग या एक्सेप्शनल बातें ना हो। ऐसा चुनाव दुनिया में कहीं किसी देश में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता। इतनी बड़ी आबादी ही नहीं किसी के पास। 98 करोड़ मतदाता जिस देश में हो, ऐसा तो भारत इकलौता है। और उसके साथ साथ पोलिंग परसेंटेज हमारे यहाँ 60% एंड अबव का एवरेज है। यानी कि कम से कम आप देखिए कि 40 से 45 करोड़ लोग या उससे भी ज़्यादा, 54 करोड़ लोगों ने पिछले बार मतदान किया था। इस बार यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है। अजय सर, पूर्णिमा ये कहना गलत नहीं होगा कि अजय सर को चुनाव किक देता है। तो अगर अगली सरकार ने एक देश एक चुनाव किया और पूरे 5 साल में केवल आपको 3 महीने चुनाव का ये परसेंटेज एनालिसिस का मौका मिलता है, तो फिर तो बाकी के आप जो 4.5 साल है आप बोर हो जाएंगे। अजय सर देखिए, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरा 8वां लोकसभा का चुनाव है जी, जो मैं बतौर एंकर या रिपोर्टर या जैसे भी आप कहें वो कवर कर रहा हूँ। तो अब मैंने अपनी हिसाब से अपनी पारी अच्छी खेल ली है। Are you planning to retire? अब इसके बाद अगर 5 साल बाद ये मौका मिलता है फिर से एनालिसिस करने का, तो इट इज़ फैंटास्टिक। और अगर ना भी मिले तो सबसे बड़ी बात तो मुझे चिंता उस बात की है कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था चुनाव की वजह से कितनी जोरदार तरीके से चलती है। ऐसा माना जा रहा है पूर्णिमा कि तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं इस बार के लोकसभा के चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के द्वारा, जो कि पिछले बार के 65,000 करोड़ से कहीं डबल है। ये पैसा जाहिर सी बात है लोग अपनी जेब में तो रख नहीं रहे। ये इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। बहुत सारी जगहों पर अभी स्थिति है कि काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रैलियों में भाग लेकर आपको 800 रुपए मिलते हैं, मजदूरी करके 400 या 500 रुपए मिल रहे हैं। तो बेहतर है कि 3 महीने तक हम रैली में रोज दिन किसी पार्टी का जयकार करते दिखाई दें। तो सोचिए, हमारी अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आ रहा है, तो मैं अपने लिए नहीं उनके लिए ज्यादा दुखी हूँ जिनकी जेब जरा हल्की हो जाएगी। अच्छा, आपने ये सब बातें की और अदिति अभी कह रहे थे ना किक मिलती है चुनावों से, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। और इस बार तो बाहर के डेलीगेशंस भी हमारे चुनाव पर सबने नजर रखी हुई कि भाई कैसे इतनी करोड़ आबादी और इतने शानदार 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा रहे, कैसे पॉसिबल है? बाहर से लोग देख रहे हैं, रिसर्च होती है, आए हैं यहाँ पर रिसर्च करने। पहले क्या होता था कि भारत से या दूसरे देशों से लोग अमेरिका जाते थे, उसका चुनाव होता था, उसको पढ़ने समझने, स्टैट्स और तमाम चीज़ें। लेकिन अब इसका विपरीत हो रहा है। लेकिन सर, आपकी एक बात से मुझे इस बात का दुख होता है, क्योंकि मैं सड़क माध्यम से हाईवे नंबर 530 से अपने ऑफिस के बाहर से ही निकलते हुए सीधे लखनऊ की रोड यानी कि बरेली नैनीताल हाईवे पहुंचती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं ड्राइवर चला रहे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ तो मैं सो गई थी।
लेकिन जैसे ही मैं बरेली नैनीताल लखनऊ आगे निकल जाता है, नीचे निकल के बस बरेली के आगे गांव तक जाती हूँ, तो मुझे फिर मैं सो नहीं सकती। इनफैक्ट मैं गाड़ी में नहीं चल सकती, मैं स्कूटर पे नहीं। तो जहाँ इतनी बड़े पैसा पूर्णिमा इन्वॉल्व हो रहा है चुनाव में, वहाँ बरेली में भाजपा के 8 बार के सांसद ने सड़क नहीं बनाई। क्योंकि मैं वहाँ गई खुद, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या सांसद की बात नहीं कर रही। ऐसी स्थिति रायबरेली अमेठी में भी है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट सड़कों का नहीं हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि एक तरफ तो हम ये कैंपेन्स में इन सब में पैसा लगाते हैं पानी की तरह, और आज भी भारत में ऐसे सैकड़ों गाँव हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट पिक्चर है भारत की। देखिए, भारत एक विषमताओं का देश है, और सबसे जो मुझे महत्वपूर्ण बात लगती है, अगर आप पूरे यूरोप या अमेरिका की बात देखें, वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी है, एक जेनरिक लेवल का वहाँ पर। अगर आप 17वीं शताब्दी के बाद से इन देशों के इतिहास को देखें तो एक जेनरिक प्रोग्रेशन है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और लगभग हर देश में तकरीबन एक समान चीज़ें व्यवस्थित या अव्यवस्थित रहीं। हालांकि आज की डेट में अगर आप ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के बीच का डिफरेंस देखें तो स्टार्क दिखाई देता है। खास करके जो सोवियत रूस के मातहत था वहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा कम दिखाई देता है, बाकी जगह अच्छा दिखता है। लेकिन हिंदुस्तान में तो हर 10 किलोमीटर पानी का स्वाद बदल जाता है साहब। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। बोली बदल जाती है, स्वाद बदल जाता है, खाना बदल जाता है, रहन सहन, बोल चाल, सब कुछ अलग है ऐसे देश में। और जहाँ आप आबादी की वो बात करते हैं कि आज हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, आप कितना भी खर्च कर लीजिए, कितना भी विकास ले आइए, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाना अपने आप में किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन है। लेकिन एक बेसिक मैं कहती हूँ आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सांसद की, एक सांसद राशि के तहत कम से कम उन अलग एरियाज़ में। लेकिन अदिति, मैं एक बात बताऊँ, चीज़ें बदलती हुई हमने बहुत देखी हैं। मतलब मेरा खुद का गांव है, तो मैंने देखा है कि कैसे कच्चे मकानों से पक्के मकानों पर वो पहुँचे, सड़कें बदली, अब लेवल ऑफ लिविंग बहुत बेहतर हुआ है, समझ हुई है पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, शहरों की तरफ आना, कमाना, वो पैसा घर भेजना, उससे घर की स्थिति बेहतर होना। तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल देखने को तो मिली है। तो वी आर मूविंग अपवर्ड, सो लेट्स टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ये हल्के डिस्कशन से जरा मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि पर इस बार तो मेरी मुझे एक शिकायत, हाँ, पॉलिटिक्स एक शिकायत मुझे यहाँ पर बहुत ही रोचक शिकायत है, मैं चाहूंगी कि मैं उसको दर्ज करूँ। मैं असम गई थी, तो अमित शाह जी का रोड शो था, रोड शो में गए, बहुत रोचक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे जब पूर्णिमा हमसे उस बारे में बात करेंगे। लेकिन वहाँ मैं काम खत्म हुआ तो भाई साड़ी असम के बहुत तो साड़ी लेने गए, तो हमने सोचा भाई काम तो साड़ी तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को समझ so fond of साड़ी अदिति, how many sarees you are going to buy? हर स्टेट की अपना एक जो एक छाप होती है। तो वहाँ मुझे जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उनसे मैंने बोला कि ये साड़ी कितने की है, तो उन्होंने एक साड़ी निकाली और बड़ी सुंदर साड़ी, पूर्णिमा आई मस्ट से आप साथ होती तो हम ले लेते। उन्होंने कहा कि ये 50,000 की साड़ी है। तो मैंने कहा ये साड़ी इतनी महंगी? तो बोले मैडम ये साड़ी को बनाने में 18 महीने लगते हैं, ये हाथ से बनी है। तो मैंने कहा कैसे बनती है, क्या बनती है, करते करते चुनाव की बात है जी। तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज की, और मुझे लगता है शिकायत आप देखिए, इन्होंने भी कहा पक्के मकान। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो स्किल्ड वर्कर हैं वो अब अपने गांव में रहते हैं, तो अब ये साड़ियों में टाइम लगता है बनने में। तो मैंने कहा क्यों गांव में रहते हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि सरकार ने जो एक्सट्रीम गांव हैं उसको भी पक्का मकान दे दिया, बिजली पानी दे दी, राशन दे दिया, और बच्चियों के लिए स्कूली शिक्षा और साइकिल दे दी। तो अब उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आते नहीं है काम करने। तो फैक्ट्री के मालिकों की शिकायत ये है कि सरकार ने सारी सुविधाएं दे दी हैं। आप देखिए, तो वो ही चाहते थे कि भारत 24 के माध्यम से वो अपना दर्द बताना चाहते थे और कि आपको मैं बताऊं ये है कि अदिति ने मुझे ये वाकया बताया था, तो मैंने अपनी मदर को बड़ा इंटरेस्टिंगली ये बताया, पूरा बताया कि ऐसे ऐसे अदिति गई थी। अदिति ने, तो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि कोई तो दे रहा है, अभी तक तो किसी ने दिया था क्या, कम से कम कोई तो दे रहा है। सो दिस इज हाउ वी लुक एट थिंग्स वेरी डिफरेंटली, यू नो, एंड यही नैरेटिव है, यही पॉलिटिक्स है जिसके आधार पर पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है, और ये नैरेटिव बदलता जाता है, आप कैसे दिखाते हैं और कैसे देखना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे देश में जो तरक्की की हम एक मिसाल और एक रेस देख रहे हैं, ये बीते, अगर मैं खुद अपने करियर की बात करूं तो बीते 35 साल में जो मैंने देखा है बदलाव हिंदुस्तान में, वो अभूतपूर्व है। डेवलपमेंट दुनिया के हर कोने में हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ 2 घूंट पानी के लिए कालाहांडी और इस तरह के प्रदेशों में लोग तरसते थे, मैंने खुद ऐसा पानी पिया है 1996 में, जब मैं अकाल कवर करने के लिए गया था कालाहांडी।
8 घंटे तक बिना पानी पिए रहने के बाद, क्योंकि इस बात का ध्यान नहीं था कि पानी लेकर चलें, और जब हम वहाँ पहुँचे 55 डिग्री के आसपास तापमान था, और एक नदी के रेत को 3 फीट खोदने के बाद गंदा मैला कुचैला पानी का आधा गिलास मिला था, जिसे पीकर प्यास बुझाई थी। वो भारत और आज के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसके लिए हम सब भारतवासी एक दूसरे को ही धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हम सब ने मिलकर किया। बट मूविंग अहेड सर, मूविंग अहेड, क्योंकि वो जो आपने भारत की बात की, बदलते भारत की बात की, तो हमारा एक भारत है 1% वाला और एक 99% वाला, जिसमें सारे संसाधन, सारा पैसा, सारी ज़रूरतें, सब कुछ बटी हुए। वो 1% और वो 99%। ये एक बहुत ही अनफेयर डिबेट है, इस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी अनफेयर डिबेट, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप चले जाइए तो धन संचय करना और धन को अर्जित करना एक अलग तरीका है, कला है, एक कला है, हर कोई नहीं कर सकता, ये एक फन है। जाहिर सी बात है हर किसी के पास ये कला नहीं है, लेकिन हाँ, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सरकार की जिम्मेदारी है, जिस पर इस चुनाव में चर्चा हुई है। रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो चर्चा हुई है वो उस पर हुई है, उसके माध्यम अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, और ये एक चुनाव का मुद्दा है जो मुझे वास्तविकता में अगर आप कहें तो इस बार बहुत खुशी हुई कि कम से कम हम उन मुद्दों पर तो बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इन दैट केस आप दोनों मुझे एक चीज समझाइए, आपने कहा कि रियल पॉलिटिक्स बात, कुछ देर पहले अजय सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, यूनिफॉर्मिटी, हाउ इम्पोर्टेंट दिस गिव्स यू डिसिप्लिन, वे ऑफ लाइफ। पर इसी यूनिफॉर्मिटी के बीच में जो ये लड़ाई है सबको यूनिफॉर्मिटी में लाने की देश की, हम आज भी आरक्षण जैसे मुद्दों को ही तो बात कर रहे हैं मुद्दे के लिए। आज देखिए आप, तीसरे फेज का चुनाव था और लालू प्रसाद जी कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देना है, और जो सारा मुद्दा विकास का था उससे गाड़ी एकदम बदल गई। अब देखिए इसका इम्पैक्ट पोलराइजेशन में होता है, रिवर्स पोलराइजेशन में होता है। इस कांग्रेस के लोगों से हमने सवाल किया तो उनको इस बात का आइडिया भी नहीं है, वो सिर्फ कवर अप कर रहे हैं। तो फिर घूम फिर के जहां हम यूनिफॉर्मिटी के दौर में आगे बढ़ना चाहिए, वहां हम अभी भी ये कह रहे हैं कि हम तो मुसलमान। आई एम नॉट अगेंस्ट आरक्षण, रिजर्वेशन, पर आई एम टुवर्ड्स इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी, कि वी शुड गो टुवर्ड्स दैट आने वाली जनरेशन। एक बहुत बड़ा फर्क है, देखिए, एक आध्यात्मिक विचार करने में, एक विचार विमर्श करने में, और ग्राउंड पॉलिटिक्स में। सबसे बड़ी बात यह है कि हम रिजर्वेशन को किस नज़रिए से देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस पर 3 दिनों तक बहस हुई, और उस बहस में एक बात सामने निकल कर आई कि दिस इज अ स्टेप ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन। देखिए, हमारे देश में सदियों का पिछड़ापन जातीय आधार पर है, और ये इंगित है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है किसी को। और जातीय आधार पर जो पिछड़ापन है उसी को आर्थिक आधार का पिछड़ापन भी माना गया, क्योंकि अगर आप सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, अगर आप वंचित हैं, तो आर्थिक तौर पर तो आप समाज से पहले ही वंचित हो चुके हैं, इसलिए आप वहाँ पर भी आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। यही वजह है कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के मुद्दे पर बहस रखी तो उन्होंने कहा कि जातीय आधार को आर्थिक आधार की तुलनात्मक मानते हुए जातीय आधार पर आरक्षण देना चाहिए। जातीय आधार एक पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेप है जो आप दुनिया की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में देख लें, सब जगह इसका प्रावधान है। सिर्फ हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था की वजह से, ये हमारी सभ्यता की वर्ण व्यवस्था है, जिसकी वजह से आर्थिक आरक्षण के बजाय जातीय आरक्षण का एक बेंचमार्क रखा गया। जाहिर सी बात है उसके बाद विषमताएं और बढ़ी, सरकारों को लगा कि इस पर काम करना चाहिए। मोदी सरकार ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए EWS आरक्षण 10% रखा, और आज हमारे देश में 59.8% का आरक्षण है। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि जब आप देश की बल्क पॉपुलेशन को सदियों से दबाते आए हैं, उसको पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, उसको इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, उसको सोशल राइट्स नहीं है, ये स्टैंडिंग तो आपको देना ही होगा, अन्यथा बराबरी में कैसे देश बढ़ेगा? फिर आप आइलैंड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी की बात करेंगे, जिसकी बात करते हैं तमाम लोग, और वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। इसलिए आरक्षण पर अगर आज बहस हो रही है, बहुत ही सार्थक है, देश के लिए जरूरी है कि इस पर बहस हो। नहीं, पर इसके पीछे की मंशा कितनी सार्थक है ये भी तो क्वेश्चनेबल है ना सर, क्योंकि अगर मुलायम सिंह, माफी चाहूंगी, अगर लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया गया है, तो लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ भी कहा
कांग्रेस वालों को उसका पता ही नहीं है कि जवाब क्या देना है। उन्होंने तो आज इसलिए कहा हाँ। क्योंकि जेडीयू आज जो चरण में चुनाव थे उसमें ज्यादातर जेडीयू की थी हाँ। और उनके अस्तित्व का सवाल है। हाँ। अब अगर जब तक कि ये पोलराइज नहीं होता, जैसे आपने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात की, अगर वोट सीधा का सीधा नीतीश जी के साथ चला जाएगा तो फिर लालू जी की पॉलिटिक्स नहीं बचेगी। पर ये तो एक स्टेट सेंट्रिक हो गई ना, लेकिन ओवरऑल आदित्य ये गूगली है कि नहीं है लालू प्रसाद यादव की, उन्होंने जो हिट बैक कर रहा है अलायंस को? फेज 4 का जब मैं हाँ। आपके साथ आपके डिस्कशन करूंगी तो हम कहेंगे इसका मुद्दा क्या है, तो यही उन्होंने हमें फेज 4 का मुद्दा दे दिया। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी फौरन उसके बाद चुनावी प्रचार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि अलायंस ने खुद को एक्सपोज कर दिया है। देखिए, ये अलायंस चुनावी ने मुद्दा खुद को- होना चाहिए था। हाँ। क्या इस बात की जानकारी देश को है या देश में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को है कि आज ओबीसी आरक्षण के तहत देश में जातीय आधार पर मुसलमानों का आरक्षण दिया गया है? और कोई एक दो राज्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे 10 से ज्यादा राज्य हैं आज बिल्कुल जहां राज्य सरकारों ने ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया है, जिसमें से पश्चिम बंगाल अपने आप में ऐतिहासिक है। पश्चिम बंगाल ने 173 पिछड़ी जातियां आइडेंटिफाई की, जिसको एक नई लिस्ट के तौर पर उन्होंने केंद्र से अप्रूवल के लिए भेजा, वो अभी अटका हुआ है। उसमें से 83%, माफ कीजिए 87% जातियां मुस्लिम जातियां हैं और ये ओबीसी आरक्षण के लिए। सवाल यहां ये उठता है, जिसके बारे में मैं आज अपने शो मिस्टर एनालाइजर में बहुत डिटेल्स में दर्शकों के सामने कुछ तथ्य रखना चाह रहा हूं, और हो सकता है कि वो पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस्लाम की परिकल्पना के साथ ही पैगंबर साहब ने ये कहा था कि इस धर्म में हर कोई बराबर है, कोई प्रमुख नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कहीं कोई जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में इस्लाम के तहत मुसलमानों के बीच में जाति कहां से आ गई? क्या इसके बारे में कोई आदमी कोई चर्चा कर रहा है? आज इस पर बात होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी आरक्षण में मुसलमानों को भी हिस्सा दे दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल वाजिब बात है। जब इस्लाम में जातीय प्रथा है ही नहीं, बौद्ध जाति प्रथा है ही नहीं, जैन जाति प्रथा है ही नहीं, सिख जाति प्रथा है ही नहीं, किस आधार पर फिर ये कम्युनिटीज ये कहती हैं कि हमें जातीय आधार पर आरक्षण दिया जाए? लेकिन उस आधार पर वोट भी तो दे ही रहे हैं ना सर, क्योंकि अब हमने कर्नाटक की हम बात करते हैं, लेकिन आपने क्योंकि पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, आंध्र प्रदेश हो, बहुत जगह मामला कोर्ट की वजह से, कोर्ट के इंटरवेंशन के आंध्र बाद। प्रदेश में अभी भी लागू है 4% ओबीसी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण 4% ओबीसी कोटे में है। कर्नाटक में 4% ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण है। पश्चिम बंगाल में 12% मुस्लिम आरक्षण ओबीसी कोटे में है। बिहार में 11% मुस्लिम आरक्षण ओबीसी कोटे में है। आप किसका हक मार कर दे रहे हैं? जातीय प्रथा को मानने वाले हिंदुओं का अधिकार मानकर आप उसको मुसलमानों को दे रहे हैं। भाई, अगर आप इतना ही करना चाहते हैं तो संविधान संशोधन कीजिए और 4% आरक्षण, 5% आरक्षण धर्म के आधार पर कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे, आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे। लेकिन इसी के साथ तो अदिति फिर बैकफायर हो गया ना। अभी तक विपक्ष क्या कह रहा था? विपक्ष ये कह रहा था कि मोदी 400 पार क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो संविधान को बदल देना चाहते हैं, संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, रादर वो ये कह रहे थे। आज मोदी ने क्या कह दिया? प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये इसीलिए बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण के लिए पर्टिकुलरली ये संविधान को बदल कर रख दें। तो जो संविधान वाली बॉल है वो एक दूसरे के साथ पास हो रही है, बेनिफिट दोनों क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे को पिछले 5-6 दिनों में और स्पेशली आज इतना टैंगल था, डिटैंगल किया है कि उन्होंने बता दिया कि हमने कितना बाबा साहिब अम्बेडकर जी को कितना सम्मान दिया, उन्होंने कितना दिया। और जब चुनाव हराने से लेकर आज सारे ही परतें खुल गई कि 1952 में कैसे कांग्रेस ने चुनाव हराना और तमाम मुद्दे। इसके अलावा और भी डिटैंगल करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वो जो बोल रहे हैं वो खुद की मंशा से बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा इंटेंशन नहीं रखती। और वैसे भी वो जब प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में बैट होता है और विपक्ष बॉलिंग करता है तो वो बाउंड्री पार जाता है। तो आज फिर चाहे लालू जी का बयान हो, चाहे ये आरक्षण के मुद्दे पर जो बयान था, ये बाउंड्री पार भारतीय जनता पार्टी को मौका चाहिए। उनके पास स्ट्रेटेजी होती है, उन्होंने उसको पूरे तरीके से क्लीन स्वीप करते हुए दिखा दिया कि उनको मौका तो चाहिए। नहीं, हालांकि इसमें वो खुद भी हिट विकेट हो गए जी, क्योंकि उनके सहयोगी हैं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने परसों ये बयान दिया है, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, इस बार टाई अप हुआ है। 4% ओबीसी कैटेगरी में मुस्लिम आरक्षण का पैरोकारी
चंद्रबाबू नायडू इस बार आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं। उन्होंने इसको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा भी रखा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ओबीसी आरक्षण में से एक हिस्सा निकालकर मुसलमानों को दिया जा रहा है और इसका विरोध करती है। दूसरी तरफ आप चंद्रबाबू नायडू जी को देखिए, जो आंध्र प्रदेश में अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। बट देन फॉर दैट मैटर डिप्टी सीएम दिया कुमारी राजस्थान की, वो ये कह रही है कि संविधान बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? हो जाएगा। उनका बयान अपने आप में जबरदस्त है कि हम इसलिए मेजॉरिटी मांग रहे हैं कि संविधान बदलें। और इससे पहले एक और कर्नाटक के आए हुए बीजेपी के सांसद, उन्होंने कह दिया था कि वे 400 पार दे दो, संविधान में जो दिक्कतें यूनिफॉर्म सिविल कोड तुरंत ले आएंगे। आप मंशा क्या है वो अलग है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि हम संविधान चेंज कर देंगे, लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर अजय सर, आपने टीडीपी का जिक्र किया। अब आपने कहा कि उन्होंने तो 4% आरक्षण को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर दिया है। बीजेपी इधर कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, मतलब SC ST OBC का लाभ हम मुसलमानों को परसेंटेज के आधार पर क्यों देंगे? अब यहीं पे देखिए, इसी को कहते हैं परतों को खंगालना। क्या बीजेपी ने कभी कहा कि वो ओबीसी में मौजूदा 4% या 12% या 12% हटाएंगे? नहीं साहब, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। बीजेपी का ये कहना है कि धर्म आधारित आरक्षण हम इस देश में लागू नहीं होने देना चाहते। शब्द समझिए, यानी कि जब हम कैटेगोरिकली मुसलमानों के लिए, खास करके पिछड़े वर्ग मुसलमान व्हिच इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट रियली, अच्छा ओके, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी ये बात नहीं रखी गई है कि धर्म आधारित एग्जैक्टली। सो व्हाट मोदी जी इज सेइंग इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आई मिसअंडरस्टूड, आई एम सॉरी। तो उस आधार पर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी कुछ मुद्दों पर स्पष्टता रखी है, जिसे कहते हैं ना, आप अगर महाभारत का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो अगर द्रोणाचार्य को हराना है तो अश्वत्थामा को मारना होगा। लेकिन अश्वत्थामा हाथी मर रहा है या द्रोणाचार्य का बेटा, ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाला अगर युधिष्ठिर है तो अश्वत्थामा हाथी मारा गया, धीरे से बोल दीजिए। अश्वत्थामा जोर से बोल दीजिए, द्रोणाचार्य हथियार रख देंगे और फिर उनका वध कर दीजिए। श्री कृष्ण की ये युक्ति थी जिस पर ये पूरा खेल हुआ। यही हाल आज है। मुस्लिम आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम हटा देंगे, हम चाहते लेकिन नहीं। धर्म आधारित आरक्षण हम नहीं होने देना चाहते। क्योंकि ये तर्क संविधान के साथ नहीं जाता। लेकिन क्योंकि इन्होंने टीडीपी का जिक्र किया, मैं वही सवाल पूछ रही थी अदिति, कमिंग बैक टू यू, क्योंकि टीडीपी का इन्होंने जिक्र किया, तो फिर ऐसे तो अलायंस में जितनी भी पार्टीज हैं उनके अपने स्टेट वाइज अलग मैनिफेस्टो हैं। वो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, किसी पर राय उनकी क्लियर नहीं है, तो इस तरीके के डिफ्रेंसिएशन तो खुद अलायंस में भी है ना। तो अगर अलायंस करे तो ठीक, लेकिन बीजेपी की कोई साथी पार्टी कुछ अलग बोले तो गलत। अलायंस को तो हम पहले ही, जैसे इंडिया अलायंस जिसको हम कहते हैं, अदिति बीच से में पहले कोट जवाब याद आ गया, वो एक ऐड आता है, क्योंकि हर एक दोस्त जरूरी होता है 400 पार के लिए, चाहे गोज विद इंडिया आल्सो, क्योंकि हर एक एनडीए अलायंस जरूरी है। अब वो और इसमें भी इस बार बहुत तेज रफ्तार के साथ बीजेपी गई अलायंस, मतलब जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां जिनके साथ बीजेपी साथ में आई, जो एआईडीएमके से नहीं करके छोटी छोटी इतनी पार्टियों से करा कि वो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज ग्राउंड पे उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। ओवैसी साहब को बहुत दिक्कत हो रही है। माधवी लता ने वहां पर एक्चुअली उनको जिस तरीके का कंपटीशन दिया है, ओवैसी साहब ने कभी सोचा नहीं था। क्या सपने में ओवैसी साहब को आप देखते कि वो मंदिर जाए दर्शन करने के लिए और वहां पर भगवा दुपट्टा, वो पट्टा जो अपने गले में लगाते हैं वो लगा लें? एंड द क्रेज इज टू मच फॉर माधवी लता। जिस तरीके से अपील है, मैं बता रही हूँ, एक अपील है सर, मैं एक ग्राउंड अपील की मैं बात कर रही हूँ। वहां पर वो ग्राउंड अपील बहुत जबरदस्त है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अलग हो गया है, जैसे माधवी लता के आने से अचानक से कुछ अलग हो गया है। बहुत सारे ऐसे बोगस वोटर्स और इन सब की बात जो वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पिंच तो कर रहे हैं लोगों को। देखिए, वो चुनाव आयोग की वजह से जो वोटर्स का जो खेल जो था वहां चल रहा, उसको चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से निरस्त किया। तकरीबन 4.5 लाख वोट्स ऐसे निकाले जो वोटर्स वहाँ रहते नहीं थे। 46,000 के आसपास फर्जी मतदाता का नाम शामिल था, उसे बाहर निकाला गया। और उसके साथ साथ तकरीबन 54,000 ऐसे लोग थे जो इस दुनिया में है नहीं, उनका लिस्ट में नाम था। तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, कार्रवाई है, बिल्कुल सही है। लेकिन जरा सोचिए, जो चुनाव प्रचार का अंदाज है, नहले पर दहला, ये करने वाला ओवैसी साहब के सामने बहुत कम था। एब्सोल्युटली, वो खुद ही नहले पे दहला थे हमेशा से। भाई वो आप एक चलिए, वो 4 चलते थे। और आप चाहे ना चाहे, आप उनसे जब भी मिलेंगे आप उनकी इज्जत ही करेंगे।
क्योंकि जो जानकारी संविधान की, बिल्कुल, बिल्कुल। हम पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट से डेमोक्रेसी की, निकलते सर, पार्लियामेंट में कोई बयान हुआ, हम कई बार डिकोड करने में अगर 1 मिनट लगा तो रहे हैं तो वैसे- हमारे कान के पीछे से आके एक लाइन दे हाँ, जाते थे, हाँ। हमें लगता था कि बिल्कुल। डिकोड। तो ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन। बट बात यह है, मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हमारे साथ कमिंग जुड़े बैक, हैं, क्योंकि हैदराबाद तो खैर हम अगले फेज के लिए भी रख सकते हैं, हाँ, कि But अभी for जो an 10 example, पड़े, जैसे हाँ, आज जो 11-12 राज्यों में जहाँ चुनाव जी। हुआ है, इसके साथ साथ 10 बड़े मुद्दे, जैसे हमने आरक्षण पे बात की, हम्म। राइट फ्रॉम राष्ट्रवाद, राइट फ्रॉम जितने भी मुद्दे हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि उसका एक्चुअल नहीं, इम्पैक्ट लेकिन मुद्दों के साथ साथ अजय सर, क्योंकि यूपी के लिए हमने पिछली बार भी डिस्कशन किया था और इस बार यूपी में राम मंदिर निर्माण का इम्पैक्ट, क्योंकि फैजाबाद की मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, वो आपको लगता है कि उसका एक लिटमस टेस्ट अब तक हो चुका है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम शायद इस राम मंदिर के मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी इसलिए अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि राम मंदिर का मसला कोई चुनावी मुद्दा अब नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? क्योंकि आज योगी- 11:30 हाँ, बजे आके exactly, रिमाइंड करा दिया। एग्जैक्टली, वही मैं सपा कह वो रही है हूँ। जिन्होंने हाँ। राम भक्तों को गोली चलाई। वो इमोशन का मसला है। नहीं सर, देखिए, लेकिन देखिए, इस- आई इस वुड चीज- आल्सो टॉक अबाउट टाइमिंग सर। नहीं, बट उसकी शुरुआत किसने टाइमिंग की? इज पॉलिटिक्स। नहीं, बट सर उसकी शुरुआत किसने की? Timing उसकी is शुरुआत politics. राम गोपाल यादव ने की। राम गोपाल यादव क्या कहते हैं, मंदिर बेकार जाहिर है, तौर ऐसे थोड़ी बनना चाहिए था, ठीक तरीके से नहीं बना है और समथिंग उन्होंने बहुत कुछ कहा, Agreed. तो उन्होंने उसको कहीं ना कहीं वापस से जीवन जैसे किया ना। मान लीजिए कि अगर हम देखते हैं कि चुनाव के ठीक पहले हाँ, प्राण प्रतिष्ठा होती तो हम कहते कि भाई ये चुनाव के लिए ही किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में हो चुकी, उसके तकरीबन 4 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक राम मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर जनमानस से जुड़ा विषय है। उस पर आप चाहे राजनीति जितनी भी करें, जिसने जो किया उसको वो मिलेगा। इस पर ये श्रेय आप किसी से नहीं ले सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिसे सरकार ने अमल नहीं किया, संस्थाओं ने अमल किया। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, तमाम संस्था, प्रधानमंत्री की खुद की मौजूदगी, व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री रहते हुए, इसका मैसेजिंग अलग है और इसका काउंटर आज इंडी अलायंस के पास नहीं। लेकिन फिर भी कई मुद्दे अदिति वापस रिवाइव हो रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर की मैंने बात की, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट, धारा 370 फिर से उसका जिक्र आज किया गया कि अगर इनकी सरकार आ गई तो ये 370 का फैसला पलट देंगे, मतलब फिर से ये ले आएंगे, फिर से घाटी में अशांति रहेगी, फिर से आतंकवाद बढ़ेगा। 370 को वापस रिवाइव किया गया, जबकि 370 एक पुराना मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो का रहा और अब उसको समय भी हो चुका है, लेकिन फिर आज उसको रिवाइव किया गया। ये अगले चौथे फेज की तैयारी हो रही है क्या? जाहिर तौर पर अभी यही डिस्कशन होगा। आप और मैं, हम लोग अगले हफ्ते इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे और यही है कि जहन में जो लोग अखबार टीवी ज़्यादा देखते हैं, रेडियो, इन पे यही मुद्दे होंगे और इसी के हिसाब से वोटिंग पैटर्न भी इम्पैक्ट होता है। अच्छा, दरअसल क्या है, एक तो वोटर है जो 1.5 साल पहले सोच के बैठ जाता है, तो कंफर्म्ड होता है कि मुझे इनको देना, इनको। लेकिन एक जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वो वोटिंग करने से पहले अखबार पढ़ के भी, या कम से कम उसको 24 घंटे में आप उसके ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सारे बयान होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, ये उन फ्लोटिंग वोटर्स के लिए होते हैं। क्योंकि ये मोदी जी का बयान है, ये प्रधानमंत्री का बयान है और प्रधानमंत्री फिर ये भी कह देते हैं कि विपक्ष जमीनों को, द्वीपों को दूसरे देशों को दे देगा। धारा 370 कच्चे धारा 370 का जिक्र अब इसलिए भी आएगा क्योंकि अब कश्मीर की सीटों पर मतदान होना है। तो जब आप कश्मीर की सीटों पर मतदान की बात करेंगे तो 370 की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल। सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर यही है कि 370 को निष्क्रिय किया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य से एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया जहां पर राज्य की मांग बहुत ज्यादा प्रखर है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को इसका विरोध भी झेलना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है 370 का मसला तो आएगा ही। और बात अलग है कि सर घाटी में बीजेपी किसी भी उम्मीद, और ये बहुत स्ट्रेटेजिक है, इसमें वो डर नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक है कि अगर पीडीपी जीतती भी है तो वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, हो सकता है वो बीजेपी को सपोर्ट कर दे। मल्टीपल स्ट्रेटेजी आई बिलीव, और इफ आई एम रॉन्ग यू कैन। आप कह रहे हैं बीजेपी प्लस पीडीपी प्लस बीजेपी? पहले भी हो चुका है। नहीं, पहले तो हो गया, मैं ये कह रही हूँ। जब चुनाव जीत जाते हैं एनसीपी के साथ पीडीपी, मुझे नहीं लगता कि अब एनसी के साथ पीडीपी अब अगर जीतेगी तो वो जाती है, नहीं जाती, इस पे आई थिंक यही स्ट्रेटेजी है। इफ आई एम रॉन्ग, लोकसभा का चुनाव है इसलिए पीडीपी और एनसी का एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना या बीजेपी पीडीपी और एनसी के बीच में तालमेल होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसका मैसेजिंग एक लार्जर मैसेजिंग है। देखिए, आज तक जम्मू कश्मीर में जब भी लोकसभा के चुनाव
हुए हमेशा यही दावा किया गया कि भारत सरकार ने फौज की मदद से और तमाम सुरक्षा बलों की मदद से चुनाव को प्रभावित किया। और जो मतदान प्रतिशत है वो भी इसलिए बढ़ता है क्योंकि फौज जबरन लोगों को बाहर निकालती है और मतदान कराती है। और इसमें हमेशा सत्तारूढ़ केंद्र की पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही होती थी, ये आरोप चिपकता था। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, हम अपना उम्मीदवार ही नहीं उतार रहे तो हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ही नहीं है। आप जरा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा कोई उम्मीदवार ही नहीं है। लोग मतदान के लिए बाहर निकलेंगे और मतदान किसको देंगे? 2 स्थानीय दल और कांग्रेस और वामपंथी दल। वहां पर सीपीआई-एम की भी अच्छी पकड़ है, तारागामी साहब वहां पर एक अच्छे प्रतिष्ठित नेता हैं। अब 3 सीट हैं, 3 सीट में से जिस तरह से सीटों का बंदरबाट हुआ और एनसी और पीडीपी के बीच में सिर फुटौल है, स्पष्ट है कि दोनों रीजनल पार्टी आपस में ही सिर फुटौल करती नजर आएंगी। और आगे चलकर कांग्रेस और एनसी के बीच में भी कितने दिन तक सहयोग रहेगा ये भी तय नहीं है। तो ऐसे में क्यों जबरदस्ती अपने उम्मीदवार को उतारो, उसके बाद ये तोहमत लो कि तुमने खुद सरकार ने यहाँ पर चीजों को व्यवस्थित किया ताकि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल जाए। भाई यही काम हम राज्य के चुनाव में कर लेंगे। That's also दूरगामी दृष्टि से आप अगर लॉन्ग विजन लेके चल रहे हैं, जो कि गृह मंत्री जी के बयान से बड़ा स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि ये चुनाव ये पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आप इंटरनेशनल मैसेजिंग और नेशनल मैसेजिंग दोनों कर रहे हैं। और वापस मैं दोबारा लौट रही हूँ, लेकिन फिर मैसेजिंग उससे भी बड़ी हो जाती है कि जब आप कहते हैं कि आप राष्ट्र प्रेमी हैं, जब आप राम भक्त हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी आते हैं और दोनों को साथ साथ जोड़ा जाता है। बट चॉप चॉप, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है ऐसा, और क्योंकि मुद्दों पर हम ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट वाइज मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम साउथ को लेकर कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज जो देखने को मिला है, उस वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से क्या समझ में आता है दोनों को? एक हमारी पॉलिटिकल एडिटर हैं, एक हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं अजय जी, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? शुरुआत पॉलिटिकल एडिटर मैडम के साथ, अदिति नागर शर्मा के साथ कर देते हैं। तो अदिति, अभी जो एवरेज आया था, अभी हालांकि और अपडेट होगा 6 बजे जैसे ही खत्म होगी उसके बाद, लेकिन 3 बजे तक का जो आया वोटिंग परसेंटेज वो 53.60 के आसपास ऑन एन एवरेज रहा आज की सीटों पर। ये आपको कैसा बेहतर, क्योंकि मैं चाहे फर्स्ट फेज की बात करूं, चाहे सेकंड फेज, चाहे थर्ड फेज, जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलना चाहिए था वो उससे कम नजर आया एज कंपेयर टू 2019। नहीं, कर्नाटक नहीं, ओवरऑल मैं एवरेज आपको बता रही हूँ 53.60 रहा है आज के थर्ड फेज के हिसाब से। एंड कंटिन्यूअसली वैसे ही रहा कि कम 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 कम। अब कम 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 क्यों रहा? गर्मी की वजह से रहा? इतनी अपील की गई कि लोगों से बाहर निकलो, नहीं निकले, व्यवस्थाएं की गई, या फिर कुछ और है? कि व्यवस्थाएं, इलेक्शन कमीशन की तैयारी और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट या अपील, इसमें कोई कमी नहीं रही है। लेकिन सर मुझे तो जो समझ आया, जो उत्साह कम होने का, जैसे खास तौर पर आप देखिए बिहार और हम पहले भी जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र, कम हुआ है यहाँ पर तो लोग कूद कूद कर देना चाहते हैं वोट, लेकिन कम हुआ है। कंफ्यूज्ड मैंडेट आपसे पहले भी जिक्र हो रहा था। इसके अलावा नहीं है उत्साह लोगों को, क्योंकि शायद ये भी एक कारण है कि आज हम जिसको वोट करने जा रहे हैं, पार्टी को, विचारधारा के लिहाज पे या कैंडिडेट को, उसके काम पे, क्या पता कल सुबह सो के उठेंगे तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी में होगा। और फिर सर एक छोटी सी किस्सा जी। मैं लौट के आ रही थी चुनाव के कवरेज के दौरान, चाय करवा देनी चाहिए कॉफी की जगह, चाय पर चर्चा किससे ज्यादा सूट करता है, रिदम बनी रहती है उसके साथ। कॉफी किससे हाँ ठीक। तो मुझे एक फैमिली थी मेरे साथ, तो बात हुई, अब चुनाव का मौसम है, चुनाव पे बात हुई, तो उस वक्त चाय थी, तो बात होते होते मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ तो वोट हो गया, मैं नहीं चाहूँगी उनका नाम लिया, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ वोट हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा आपने वोट दिया, किन मुद्दों पे दिया? तो मुद्दे उन्होंने बताए लेकिन वोट नहीं दिया। तो मैंने कहा आप इतना इंटरेस्ट है आपको, नहीं दिया आपने वोट? बोले फ्राइडे को वोट था, छुट्टी ऑफिस ने दी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे हम शिमला चले गए। तो सर वो उत्साहित होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे थे। उन्होंने एक एक चीज नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए उन्होंने काम बताए, उन्होंने बताया कि कैसे मेरे बच्चा साइकिल, स्कूल, अनाज, सब कुछ, लेकिन वोट नहीं दिया, क्योंकि उनको ये आत्मविश्वास था कि वोट तो 400 सीटें आ रही है। मैं शिमला गया था क्योंकि मुझे छुट्टी मुश्किल से मिलती है,
तो इस तरह की भी कहानी किस्से हैं। लेकिन हाँ, ये कहना गलत नहीं है कि ना वर्कर्स में उत्साहित है, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जो है वही खींच के लाते हैं। कांग्रेस के पास तो वैसे है ही नहीं वर्कर, बीजेपी के पास ही वो 3 लेयर है कि नेता, वर्कर और फिर जनता। तो वर्कर नहीं ला पा रहे हैं, या तो वर्कर ओवर एक्साइटेड है या वो खुश नहीं है क्योंकि अच्छा, उनके काम आपने नहीं महाराष्ट्र और जिक्र किया आपने। देखिए ओवरऑल अगर आप जेनरिक ट्रेंड देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में थोड़ा बेहतर मतदान प्रतिशत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ जो देखते हैं ना, डेटा ज़बरदस्त चीज़ है, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया थिंकिंग पॉइंट दे जाता है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ नोट किया, अगर आप नंबर ऑफ वोटर्स देखें तो 2019 और अभी में तकरीबन 18-20 करोड़ के आसपास लोग बढ़ गए। मतलब पर लोकसभा 2 लाख बढ़े हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर मतदान प्रतिशत घटता भी है 1 या 2% के आसपास या उससे भी कम, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड क्या है? नंबर ऑफ वोट पोल्ड 2019 से 2024 में ज़्यादा है। सो अगर आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ज़्यादा लोग तो अभी भी हिस्सेदारी रख ही रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नेगेट कर रहा कि घटता हुआ मतदान प्रतिशत एक लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परिचायक नहीं है। बिल्कुल बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अच्छा होता है। जितनी ज़्यादा भागीदारी उतना आप अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन नंबर ऑफ पीपल वोटिंग इज इंक्रीजिंग। तो इसलिए ये सोचना कि जो रिलेटिव फिगर बाद में निकल कर आएगा वोट शेयर का, वो किसी तरीके से कम या बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। 4 जून को हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे कि जो वोट पोल्ड हैं उसमें किसके पास कितना वोट शेयर गया। नंबर ऑफ पीपल पोल्ड विल बी मोर दिस टाइम। जैसे 37 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मतदान दिया था। अब ये 37 करोड़ की संख्या बढ़कर अगर 42, 43, 44 करोड़ हो जाती है तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। ऑन अ लाइटर नोट तभी तो 400 पार दे दिया थी। ऑन अ लाइटर नोट मेरी या तो मैथ्स, मैं आपकी बात तो समझ गई, बट स्टिल आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो मैं खुद से मन में डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हमारे नंबर ऑफ वोट्स उतने ही हैं तो सब परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? नंबर ऑफ वोट उतने कैसे हैं? नंबर ऑफ वोट्स उतने ही हैं जो लास्ट ईयर थे। उससे टोटल नंबर ऑफ वोट्स लास्ट टाइम से भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई ना। आबादी जो वोट देने वाली थी वो आबादी भी बढ़ी, और जो मतदान कर रही है वो आबादी भी बढ़ी। मतदान वोट भी बढ़ गए, वोटर्स भी बढ़ गए। लेकिन जो प्रोपोर्शन रेशियो में जो लोगों ने मतदान दिया वो घटा, लेकिन फिर भी नंबर तो ज्यादा हुआ। बेसिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी थोड़ी खराब होगी अदिति, मेरी बहुत खराब है। एक्चुअली में मेरी तो बहुत उस आधार खराब पर है। अगर आप देखें तो द टोटल नंबर, द वॉल्यूम ऑफ पीपल पोल्ड इज गोइंग टू इंक्रीज, हैंड्स डाउन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो निकल के आएगा। परसेंटेज में चीजें इधर उधर हो जाती हैं। एब्सोल्यूट नंबर में आप देखेंगे कि ज्यादा लोगों ने मतदान किया और ज्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी, किसी एक गठबंधन को मतदान करते दिखाई देंगे 2019 के मुकाबले। मुझे और मजा, अब हम कंपैरेटिव स्टडी में चाहूंगी कि हम कंपैरेटिव स्टडी पे दिखाएं क्या हुआ। लेकिन मुझे और मजा आएगा जब ये पता चलेगा और डिटेल में। जैसे अमित शाह जी की बात करें तो अमित शाह जी स्टार फेस, राइट। वो मैदान में उतरे और वहां पर क्या है कि वाघेलास और पटेल्स और ऐतिहासिक सीट राजेश खन्ना भी उतरे, तमाम चीजें हैं वहां पर। पिछली बार 69.96% वोट हुआ। तो अब ये बहुत रोचक होगा देखना कि इस बार उस सीट पे कितना हुआ। अगर 266, जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे, 266 वहां पर प्रत्याशी उतरे हैं आज की 25 सीटों पर, उसमें से 32 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उसमें से 7 तो वहीं पर गांधीनगर में मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो और वहाँ पर 10% जो पूरी आबादी के मुस्लिम वोट भी हैं, काफ़ी हैं इनफैक्ट। तो ऐसी स्थिति में जब इंडिविजुअली पता लगेगा कि जो बड़े चेहरे हैं, जैसे मैनपुरी की बात करें, इसकी बात करें, वहाँ पर कैसे वोटिंग परसेंटेज अगर वहाँ बढ़ के आया है और ओवरऑल कम है, तो या तो फिर वो जो चेहरे हैं वो आकर्षित नहीं कर पाए वोटर्स। ये बहुत सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होगा दीदी, लेकिन अगर आप, जैसे आपने गांधीनगर सीट की बात की, गांधीनगर में अमित शाह ने 2019 में अपना पहला चुनाव लड़ा, 5,32,000 के मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता। बहुत बड़ा मार्जिन है ये। अब इतने सारे प्रत्याशियों के बाद भी, अब चूंकि वहां पर ऑलरेडी 1.5 से 2 लाख मतदाता बढ़ चुके हैं, वोट शेयर अगर बढ़ता भी है, टू बी प्रिसाइज, वोट शेयर बढ़ता भी है लोगों के बीच में,
और पता चला कि अमित शाह का जो विनिंग मार्जिन है वो 5 लाख प्लस ही है। लेकिन टारगेट उनका इस बार उसको डबल करने का है, नहीं उन्होंने उस ये पर्टिकुलर सीट का 10 के लिए 10 के लिए का। लेकिन सोनल कह पटेल भी दिया कर है। रही हैं। अगर महिला वोट, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अपना ही मान रही है। मैं सिर्फ इसको एक बहुत ही सिंपलिस्टिक दर्शक के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ कि अगर 5 लाख वोट से मैंने पिछली बार जीत हासिल की थी, इस बार भी 5-5.5 लाख वोट लेकर आता हूँ, मार्जिन से जीतता हूँ, और बाकी लोग जितने वोट शेयर पे थे, अब इसमें एब्सोल्यूट नंबर वोटिंग परसेंटेज बढ़े घटे इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा वोटिंग मार्जिन, विनेबिलिटी मार्जिन तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है और उतना ही है, राइट। मेरी एक्सेप्टेबिलिटी 3 टर्म के बाद भी बढ़ रही है। लेट अस नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि मैं तीसरा टर्म चुनाव लड़ रहा हूं। I agree, but in that case, the whole discussion on the percentage is has useless no meaning. because this is a construct. देखिए तो आप मैथमेटिक्स लोग और चाहते हैं मैं स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज पे डिस्कस नहीं करूं? मैथमेटिक्स आप और चाहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स की बताइए। बड़ी खूबसूरत चीज, डेटा एक बहुत खूबसूरत चीज है। आप उसको अपने विचार को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी आधार से मोल्ड करके प्रस्तुत कर सकते हैं, और ये खास करके हारते हुए पक्ष के लिए बहुत कारगर हथियार है। यहाँ नहीं तो वहां से पकड़ लीजिए, वहां नहीं तो इधर से पकड़ लीजिए, एब्सोल्यूट नंबर नहीं पकड़ पाए तो परसेंटेज पकड़ लीजिए, परसेंटेज नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एनालिसिस कर लीजिए। तो ये हथियार है, ये टूल्स और उसको परोस दीजिए। आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। डेटा इज अ मींस टू जस्टिफाई योर हाइपोथेसिस। On the other hand, आसाम में 73% वोटिंग, जी, जमीन पर मैंने लोगों को वोकल भी देखा, बातों ही बातों में बहुत कुछ कहा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे वहाँ पे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हों, वहाँ के जो वोटर्स हैं, गांव के भी शहर के भी, सब ने मिलकर वोट किया। इतना बढ़िया वोटिंग परसेंटेज है। एंड आई रियलाइज्ड कि नॉर्मली जो दूसरे स्टेट में वोटर्स साइलेंट था, वहाँ नहीं था। जिनसे मैं मिली, उन्होंने बिटवीन द लाइन्स काफ़ी कुछ कहा, जिसका मुझे वोटिंग परसेंटेज में नजर आ रहा है। अगर मैं सिंपली समझूं, लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट, बट जो मुझे समझ आ रहा है, जैसे आसाम में 70%। आसाम को हमें इस नजरिए से देखना चाहिए कि आसाम में मूलभूत तरीके से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पूरे उत्तर पूर्व भारत की राजनीति आज एक अलग ध्रुवी और दिशा पर है, और ये 2014 के बाद से बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। एक नई डिस्कवरी है, प्रयोगशाला, एक नई प्रयोगशाला है। जिस तरह से आज 1960 में गुजरात को एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और वहाँ पर धीरे धीरे पूरे जनमानस को ऐसी ट्यून किया गया कि वो कुछ चीज़ों को लेकर अपने उसूलों को, अपनी सोच को निर्धारित कर चुका है। इसका एक और स्वरूप हमको बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां आज आप देखिए चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आ रही है। ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ये या तो वामपंथ दलों की नेतृत्व में आपको देखने को मिलेगा, या फिर संघ परिवार के एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर विचारधारा प्रमुख इसे कहा जाता है। यही आधार अब आपको पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में देखने को मिल रहा है। असम का जो मूलभूत परिवर्तन वो ये है कि असम के कैरेक्टर में एक जबरदस्त चेंज आ चुका है। अभी तक असम माइग्रेशन पॉलिटिक्स को डील कर रहा था, बाहर से घुसपैठिए जो आए हैं उनके खिलाफ बातें होती थी। अब ध्रुवी बदल गई है, अब बात यह है धरती पुत्र, कौन यहाँ की पैदाइश है, जिसकी पैदाइश उसका हक। बहुत बड़ा ध्रुवी चेंज है। देखिए पूरे कांग्रेस के इशू टेन्योर सेम में, है पर अलग तरीके से देखा जा रहा है। यस, आपने नजरिया चेंज कर दिया, आपने देखने का चश्मा चेंज कर दिया। जब तक कांग्रेस का नेतृत्व वहां पर रहा, तब तक मुस्लिम तुष्टीकरण, उसके साथ साथ घुसपैठियों को जगह देना, हिंदू समाज या जो ट्राइबल समाज है उसको किसी तरीके से अकोमोडेट करना, यही वजह थी कि इतना बड़ा स्टूडेंट यूनियन अग्रेशन और हमने अनरेस्ट वहाँ पर बड़े पैमाने पर देखा। हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे थी, क्योंकि जो लोग वहाँ के स्थानीय निवासी थे उनके अपने प्रतिनिधित्व को नकारा गया। अब इन तमाम चीज़ों को समावेशी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने आपकी अवचेतना, आपके एथनिक आइडेंटिटी से जोड़ दिया। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि ये देश हमारा है, गर्व से कहो कि ये ज़मीन हमारी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस सर, क्योंकि मुझे हेडलाइंस लेने के लिए और एक छोटे से ब्रेक लेकर आ जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि घुसपैठिए का जिक्र हुआ नहीं। घुसपैठियों को लेकर लगातार जिक्र हुआ, रैलियों के माध्यम से उस मुद्दे को उठाया गया, और उसी के बीच ये वाला मुद्दा जो धीमे से फिसल कर आया कि आपका अधिकार
दे दिया जाएगा। घुसपैठी एक तो बहुत खास जरूरी है। वर्ग देखिए, को। अगर हाँ, घुसपैठियों का बात मुद्दा हो- नहीं होगा हाँ, तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। राइट। लेकिन अभी तक But क्या this था, goes for Kerala also in that case. अभी तक क्या था कि जो माइनॉरिटी सेक्शन था, जो कई जगहों पर मेजॉरिटी है, वो पॉलिटिक्स का निर्धारण कर रहा था। ठीक है। आज मेजॉरिटी डिसाइड कर रहा है कि माइनॉरिटी के स्टेटस क्या होगा। ये जो ठीक चश्मा है, है, विल टेक इट This फॉरवर्ड। needs a big discussion. ये जो चश्मा बदलना है, ये बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, एक छोटा सा मैं ब्रेक आप लोगों की इजाजत के साथ लेना चाहूंगी। कॉफी भी खत्म हो चुकी है, एटलीस्ट मेरी तो खत्म है, और ठंडी भी हो चुकी है, तो हम इस ब्रेक के बीच में जल्दी से कॉफी मंगवा लेते हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत इंटेंस डिस्कशन है। बीच में एक लाइटर नोट थोड़ा सा मेरे एंड पे जाता रहेगा, लेकिन अजय जी और आदिति का ये कॉम्बिनेशन सुपर हिट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद पूर्णिमा, चेरी ऑन द टॉप।